Hi guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Very warm greetings of the day. दोस्तों, in last lecture we were discussing about calculation of n factor in redox reaction. redox reaction में n factor calculation को हमने तीन केसेस में डिवाइड किया था. एक इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें फर्दर 6 केसेस थे, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड थर्ड इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का हमने केस देखे थे. सबसे पहला कि एक एलिमेंट एक रिएक्टेंट में है, ऑक्सीडाइज रेड्यूस होके एक ही प्रोडक्ट में जा रहा है. वो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है. हमारा डायलॉग था बाप को बेटे के बारे में कंफर्मेशन है और बेटे को बाप के बारे में कंफर्मेशन है, तो द्विधा किस नाम की. सबसे सिंपलेस्ट केस होता है फैक्टर कैलकुलेशन का रिडॉक्स रिएक्शन में. फर्दर टॉकिंग अबाउट, अगर हम एक एलिमेंट एक रिएक्टेंट में है और मल्टीपल प्रोडक्ट में है और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे हमने MnO2 प्लस और HCl गिविंग, तो HCl इस रिएक्शन में MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O बन रहा था. इसमें हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट एक तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दूसरा चेंज होके जा रहा है प्रोडक्ट में, तो उसमें रिएक्टेंट का एन फैक्टर निकालने के लिए बैलेंसिंग अनिवार्य है. इस तरह के केसेस में बिना बैलेंसिंग का आप नहीं कर सकते. एक एलिमेंट रेड्यूस होकर या ऑक्सीडाइज होकर मल्टीपल प्रोडक्ट में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो हम बोलेंगे बैलेंसिंग के बगैर रिएक्टेंट का एन फैक्टर आप नहीं निकाल पाएंगे. बैलेंसिंग इज ऑलवेज द वे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर. ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की अगर आप बैलेंसिंग कर लेते हो तो एन फैक्टर सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बिंदास निकाल सकते हो. बस एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एन फैक्टर चाहिए, और जहाँ पे बेटा को बाप और बाप को बेटे के बारे में कंफर्मेशन है उसको पकड़ लीजिए, उसका एन फैक्टर निकाल लीजिए. चाहे ऐसी केमिकल स्पीसीज जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है पर रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा है, उसका एन फैक्टर भी बैलेंसिंग के बाद बड़े प्यार से निकाल सकते हैं. तो इस तरह हमने डिफरेंट केसेस इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या तो रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ के देखे हैं. 6 cases कुल मिलाकर इन इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन वी कवर्ड. देन इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट का एन फैक्टर जब हम निकाल रहे थे, क्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस देखो पर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन देखो पर मॉलिक्यूल. अगर नेट लॉस और गेन देख लिया तो जीरो आ जाएंगे और जीरो एन फैक्टर कभी हो नहीं सकता. फॉर एन फैक्टर कैलकुलेशन इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में जा रहा है उसका क्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल देखो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मॉलिक्यूल देखो. एक चीज देखो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर होंगे पर मॉलिक्यूल फॉर इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. लास्ट में हम बात कर रहे हैं थर्ड, दैट इज सी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के साथ साथ कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है. यहां पर एलिमेंट एक रिएक्टेंट में होगा और एक रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, प्रोडक्ट में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. दो प्रोडक्ट में भी हो सकता है एलिमेंट या एक प्रोडक्ट में हो सकता है, पर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये केमिकल स्पीशीज है और डिस्प्रपोर्शनेशन में जा रही है. अगर मैं इसका जस्ट, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर मैं बोलूं कि रिएक्टेंट में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दो रिएक्टेंट में, गोला मतलब अलग अलग रिएक्टेंट है, पर दो अलग रिएक्टेंट में हो या फिर कैसे भी हो, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट में होगा और एलिमेंट एक प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. इन दोनों के एन फैक्टर के लिए यहाँ पे इस रिएक्टेंट का एन फैक्टर और यहाँ पे इस, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का हिस्सा है, ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का हिस्सा है. तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट और यहाँ पर ये प्रोडक्ट, यहाँ पे ये प्रोडक्ट और यहाँ पे ये रिएक्टेंट का एन फैक्टर का हमने एक शॉर्टकट देखा था, और वो था एन डिस्प्रपोर्शनेशन इज, सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ देखो, रिडक्शन हाफ भूल जाओ और इसका एन फैक्टर निकालो. किसका? इसका, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस. सिर्फ रिडक्शन हाफ देखो, सिर्फ रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ भूलकर. तो रिडक्शन हाफ में देखो कि इसका एन फैक्टर क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ में भी इसी का. जब
NOH कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस स्पीसीज कंसीडरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भूल जाओ उस टाइम। और जब NRH कैलकुलेट करोगे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन कितना, एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब NRH कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन हाफ भूल जाना, जब NOH कैलकुलेट करो तो रिडक्शन हाफ भूल कर कैलकुलेट करना, कभी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। OH प्लस NRH, यहाँ पे प्रोडक्ट का एन फैक्टर बहुत आसानी से निकल जाएगा और यहाँ पे रिएक्टेंट का एन फैक्टर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो एन फैक्टर कैलकुलेशन में, तो लास्ट वेपन इज देयर एट योर डिस्पोजल इन योर हैंड एंड दैट इज बैलेंसिंग द रिएक्शन। बैलेंसिंग कर लीजिए, एन फैक्टर तो आप खुशी खुशी निकाल ही लेंगे। Let me take certain examples of disproportionation and comproportionation reaction. मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ Br2, Br नेगेटिव एंड BrO3 नेगेटिव। बेसिक मीडियम में ब्रोमीन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है ब्रोमेट में और ब्रोमाइड में, रेड्यूस होके ब्रोमाइड में जा रहा है और ऑक्सीडाइज होके ब्रोमेट आयन में जा रहा है। ऐसा आप लोग जानते हैं, आपको याद है X2 मतलब Cl2 Br2 Ri2 कुछ भी हो सकता है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन में रखें तो वो हेलेट और हेलाइड आयन में डिस्प्रोपोर्शनेट होके चला जाता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एन फैक्टर इसका निकालूंगा तो देखो इधर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर -1 है और इधर +5 हो गया, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। ब्रोमीन यहाँ से यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है और ब्रोमीन यहाँ से यहाँ रेड्यूस हो रहा है। तो ब्रोमीन एक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट में घटकर -1 में और बढ़कर +5 में गया। तो जीरो और इधर घटकर -1 और बढ़कर +5 में गया। इसका एन फैक्टर हम निकालेंगे Br2 का, तो ये शॉर्टकट लगा सकते हैं और प्रोडक्ट का एन फैक्टर तो आप वैसे ही निकाल सकते हो। देखो जरा ऑक्सीडेशन हाफ में एन फैक्टर देख लेते हैं। जीरो इसका निकालते हैं शॉर्टकट, बैलेंसिंग से तो आप निकाल लोगे, नॉट ए बिग डील। यहाँ पे 0 to +5 हो गया ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है ना, 0 to +5 तो 5 इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन एटम के, लेकिन Br2 मॉलिक्यूल का निकालना है हमें तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 हो गया। रिडक्शन हाफ की बात करते हैं, 0 से -1 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 ब्रोमीन है Br2 में इसलिए NRH की वैल्यू 2। देखो दोस्तों इसके लिए सब कैलकुलेट करना है NOH NRH, तो एन फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटिंग स्पीसीज यानी कि Br2 क्या हो जाएगा NOH NRH NOH प्लस NRH। क्या किया मैंने NOH प्लस NRH। NOH क्या है कि इस एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए ऑक्सीडेशन हाफ देखते हुए 0 to +5, Br2 ने 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। NRH एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इन रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन हाफ है, एक Br2 मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो NOH प्लस NRH फॉर्मूला लगा दिया मैंने, NOH NRH NOH प्लस NRH 10 multiplied by 2 10 plus 2, तो दिस इज 20/12, 4 दिया 12 4 5 20। तो दोस्तों इसका एन फैक्टर आ गया, Br2 का एन फैक्टर आ गया 5/3 और इसका एन फैक्टर 5/3 हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर प्रोडक्ट का एन फैक्टर देखें तो बड़ा आसान है बच्चों, पता है Br इधर -1 है, उसको अपने बापू के बारे में कंफर्मेशन है कि -1 0 से आया है तो एक इलेक्ट्रॉन और ब्रोमाइड आयन में एक ही है तो एन फैक्टर 1, +5 0 से आया है ये कंफर्म है और एक ही ब्रोमीन है तो इसका एन फैक्टर 5। प्रोडक्ट का एन फैक्टर तो बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि बेटे को बाप के बारे में कंफर्मेशन है, लेकिन बाप को ये कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से बेटे में मेरे कितने एटम जा रहे हैं, तो वो तो बैलेंसिंग से पता चलेगा। पर मैंने आपको ट्रिक बता दी हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन, इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय 5/3 यानी कि 3m/5। m ऑफ ब्रोमीन कितना होता है 2 multiplied by 80 यानी कि 160 होता है m ऑफ ब्रोमीन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 3 multiplied by 160 डिवाइडेड बाय 5
ये आपका आंसर इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा अगर कोई इक्विवेलेंट वेट पूछता है तो। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मैं लूं H2O2 गिविंग H2O प्लस O2, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर -1 में है और यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है और यहाँ पर ऑक्सीजन 0 में है। -1 से -2 ये आपका रिडक्शन हो गया और -1 से 0 ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। डन। अगर -1 से -2, अब देखो ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में देखूं, इसका तो एन फैक्टर बड़ी आसान, 0 आया, -1 से 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2, क्योंकि 0 -1 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है इसलिए 2 हो गया। -2 और -1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन होके आया। H2 में एक ही ऑक्सीजन है तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। इसका एन फैक्टर कैसे निकालें? देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ देखें, इसका एन फैक्टर निकालेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ देखें और सिर्फ रिडक्शन हाफ देखें। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन हाफ कैलकुलेट करो तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं? इसके लिए कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि इसी का एन फैक्टर निकालने जा रहे हैं फाइनली हम अपने ट्रिक से। तो -1 से 0 1 इलेक्ट्रॉन और H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन हाफ में 2 हो गए। -1 से -2 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए ये भी 2 हो गया। तो एन फैक्टर ऑफ H2O2 क्या हो गया? NOH multiplied by NRH divided by NOH plus NRH, 2 multiplied by 2 divided by 2 plus 2. So guys, it is 1. So n factor of H2O2 is 1. n factor of H2O2 is 1. आप देखोगे कुछ मटेरियल में इस तरह की मिस्टेक रहेगी कोचिंग मटेरियल में, जहाँ पे n फैक्टर इसका 2 ही बोला होगा। सच टाइप ऑफ मिस्टेक इज देयर, पर आप मेरी whatever I am saying just follow it, क्योंकि यही सही है। और क्यों सही है वो खुद वेरीफाई कर सकते हो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सुप्रीमो है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो देखो बैलेंस करके, 2 multiplied by 1 2, 2 multiplied by 1 2, 1 multiplied by 2 2, hence correct, 1 is correct। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीमो है। बाकी एन फैक्टर निकालने के तरीके, डेफिनेशन और स्टाइल अलग अलग हो सकती है, पर सब इसके लिए बने हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए सारी चीजें डिजाइन की गई हैं। तो ये हो गया इसका एन फैक्टर। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। मैं बोलूं H3PO2 है, वो डिस्प्रपोर्शनेट होकर PH3N H3 PO3 में जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ फॉस्फोरस +1 में है दोस्तों, यहाँ फॉस्फोरस -3 में है और यहाँ फॉस्फोरस +3 में है। इसका एन फैक्टर कोई पूछे तो बड़े प्यार से हम निकाल सकते हैं। -1 -3 4 इलेक्ट्रॉन एक फॉस्फोरस के और एक ही फॉस्फोरस है, तो एन फैक्टर इसका 4 हो गया। +3 और +1 इसको पता है कि मेरा बापू प्लस फॉस्फोरस एसिड को पता है, ये फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। फॉस्फोरस एसिड को आपको पता है कि +1 की पैदाइश हो, इसको तो कंफर्मेशन है। प्रोडक्ट का एन फैक्टर को बड़ी प्यार से निकाल लेंगे हम, क्योंकि प्रोडक्ट को कंफर्मेशन है कि हम कहाँ से आए हैं, +1 से आए हैं। +3 +1 से आया है 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही फॉस्फोरस है, तो एन फैक्टर आपका 2 हो गया। अब इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। देखो आप बैलेंसिंग करो और बैलेंसिंग से एन फैक्टर निकालो, वो तो है ही है, वो तो तरीका आपको ऑलरेडी आता है, वो बता नहीं रहा मैं, अभी बस मैं ट्रिक वाला बता रहा हूँ ना, जल्दी से आप ऑब्जेक्टिव में कर ले। तो देखो +1 से NOH कैलकुलेट करते हैं, किसका? इसका। इसमें एक फॉस्फोरस है, +1 से +3 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही है, एक फॉस्फोरस।
NRH मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए पर मॉलिक्यूल ऑफ H3PO2 +1 से -3 4 और 4 है, तो H3PO2 का n फैक्टर कितना हो जाएगा 4 multiplied by 2 divided by 4 plus 2 that is 8 by 6 यानी कि आपका आंसर 4/3 हो गया। तो व्हाट इज द n फैक्टर 4/3 और बैलेंसिंग से निकालोगे तो भी यही n फैक्टर आ जाएंगे आपके। तो दोस्तों आप डिस्प्रोपोर्शनेटिंग या कॉम्प्रोपोर्शनेटिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन में ये रिएक्टेंट और कॉम्प्रोपोर्शनेशन में प्रोडक्ट का n फैक्टर इस शॉर्टकट से निकालें। ये है जिस भी केमिकल स्पीशीज का आप निकाल रहे हो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं पर मॉलिक्यूल और उसी केमिकल स्पीशीज का एक मॉलिक्यूल देखना है और इसी का ही पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उससे आप NOH और NRH निकाल लें, यहाँ वैल्यू पुट कर दे, आपका n फैक्टर आ जाएगा बड़े प्यार से। अगर मैं एक रिएक्शन ले लूं KMnO4 MnSO4 मैं बोलूं कि भाई इनका n फैक्टर बताओ, सबसे पहले तो देखते हैं किस तरह की रिएक्शन है कि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं n फैक्टर कैलकुलेशन के। सबसे पहले तो देखो कि रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है। तो सल्फर यहाँ पे सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फेट है, उधर भी रहेगा आपका सल्फेट की फॉर्म में K2SO4 करके रहेगा। लिव इट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं इधर। तो सल्फर तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं है, पोटासियम +1 और +1 चेंज नहीं है। मैग्नीज की बात कर लेते हैं, मैग्नीज इधर +7 है, यहाँ मैग्नीज +2 है, यहाँ मैग्नीज +4 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दोनों जगह +1 में है एसिड और वाटर में, और सल्फर सॉरी ऑक्सीजन सब जगह -2 में है, सल्फेट में -2 में होता है, और पर मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड में भी +-2 में होता है। तो कोई और कोई एलिमेंट रेडॉक्स का हिस्सा नहीं है। तो +7 से +2 मैग्नीज क्या हुआ, रेड्यूस हुआ और मैग्नीज ही ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये रिएक्शन समझ गए होगे कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में इसका n फैक्टर तो हम लोग ट्रिक से निकालेंगे और रिएक्टेंट का n फैक्टर तो हम सीधा निकाल सकते हैं। +7 को कंफर्मेशन है मैग्नीज को कि मैं +4 में गया हूं, तो 3 इलेक्ट्रॉन और एक ही मैग्नीज है, इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 n फैक्टर हो गया। +2 को कंफर्मेशन है कि मैं +4 में गया हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही मैग्नीज है, इसलिए इसका n फैक्टर 2। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसका बताओ, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, पाथ का कैलकुलेट करना है तो 2 2 4 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां मैं बात करूं तो 7 2 4 3 दूसरे पाथ में, रिडक्शन वाले पाथ में 3 इलेक्ट्रॉन MnO2 ने गेन किए और इस सिचुएशन में आया। तो n फैक्टर ऑफ MnO2 हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, ट्रिक लगाओ हुई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 6/5। तो दोस्तों इसका n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर हो गया 6/5। यू गॉट इट। इस तरह डिस्प्रोपोर्शनेशन और कॉम्प्रोपोर्शनेशन में n फैक्टर आप निकाल सकते हो। दीज आर द डिफरेंट केसेस। और बैलेंसिंग तो आपके पास है ही है, बैलेंसिंग से तो आप n फैक्टर निकाल ही सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। तो बसो n फैक्टर कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। और कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों का हिस्सा है, और कॉम्प्रोपोर्शनेशन में जो प्रोडक्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों का हिस्सा है, उसके लिए आपको वो शॉर्टकट वाला n फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी अदर साइड डिस्प्रोपोर्शनेशन में प्रोडक्ट साइड जो है और कॉम्प्रोपोर्शनेशन में अलग अलग रिएक्टेंट हो तो रिएक्टेंट साइड उनका n फैक्टर बिंदास प्यार से निकल जाता है, बहुत ही सिंपल। तो ये n फैक्टर कैलकुलेशन के हमने बहुत सारे केसेस देखे।
एक छोटी सी चीज और बात कर लेता हूं मैं। फॉर अनहाइड्रस सॉल्ट हैविंग वन कैटायन एंड वन एनायन, देखो डबल सोल्ट होंगे, अनहाइड्रस यानी कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक कैटायन और एक एनायन होना चाहिए बस, दो कैटायन एक एनायन और एक एनायन दो कैटायन, एक कैटायन दो एनायन, इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए। जैसे पोटास एलएम था आपका, मोर सोल्ट था ना, उसमें दो दो कैटायन थे आपके, तो उस तरह का नहीं, सिंपल एक कैटायन एक एनायन वाला केस होना चाहिए अनहाइड्रस सोल्ट। तो एक तो एन फैक्टर हम कैसे निकालते थे जानते ही हो, टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज। एक तो तरीका ये है, इससे एन फैक्टर निकला और फिर इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लोगे, एक बार एन फैक्टर निकल गया तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर से। ये एक तरीका है इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर अनहाइड्रस सोल्ट। दूसरा तरीका अगर हम देखें इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेरे बच्चों, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का दूसरा तरीका आपके पास है क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट, सोल्ट या फिर ऑक्साइड भी हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ये भी एक तरीका है, पर इसको आप किसके लिए लगाएंगे जिसमें एक कैटायन और एक एनायन हो, उसी की आप बात करो। ऑक्साइड के लिए भी लगा सकते हो, क्लोराइड सोल्ट हो गया ना, सल्फेट नाइट्रेट कोई भी सोल्ट हो गया लाइक दिस, पर अनहाइड्रस भी होना चाहिए है ना, कंडीशन इज दिस, एक तो अनहाइड्रस होना चाहिए और एक कैटायन एक एनायन होना चाहिए बस। मैं दोनों मेथड से CaCl2 का एन फैक्टर या NaCl का लेता हूं। NaCl का मोलर मास तो आप जानते हो 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl बताओ, इससे एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर तो टोटल कैटायनिक चार्ज +1 और टोटल एनायनिक चार्ज -1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मोलर वेट डिवाइड बाय 1, हेंस 58.5 इस वाले तरीके से। अब इस वाले तरीके से देखें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ